Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to revise the chapters of class 7 learn well 1 to 7 chapters. And before this I have already uploaded a separate video on every topic. So let us start. But yes, before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done yet, please do subscribe and share with your friends. So let us start. द फ्रेज एंड द क्लोज. ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर इज द फ्रेज एंड द क्लोज. वट यू मस्ट नो अबाउट दिस चैप्टर कि जो फ्रेज होता है वो हमारा क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. क्लियर. तो और क्लॉज क्या होता है, जो ग्रुप मतलब जो हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ठीक है, तो आपको इस तरीके की एक्सरसाइज दी जाएगी. ठीक है, उस एक्सरसाइज में आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेज है या क्लोज है. ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, आपको यू हैव टू अंडरलाइन, है ना. यही चीज़ होती है अगर नाउन क्लोज की या नाउन या फ्रेज की अगर एक्सरसाइज आती है तो आपने क्या देखना है. अब देखो नेहा सेंग अ लवली सॉन्ग. अब देखो ए लवली सॉन्ग, अ लवली सॉन्ग क्या है. अब सॉन्ग कैसा प्यारा है ना, तो लवली सॉन्ग 2 वर्ड्स का ग्रुप हो गया, तो ये फ्रेज है. एक बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको पहचान बताती हूँ कि जिनमें आज इस सेंटेंस में एक या 2 वर्ड अगर आपको दिखे ना, विजिबल हो, तो वो आपका फ्रेज हो जाएगा. अगर उस सेंटेंस में आपका एडिशन हो ना, हु व्हाट व्हेन वेयर विच, ठीक है, हाउ से भी अगर हो जाए तो सेंटेंस में एक पार्ट इन वर्ड से शुरू हो तो वो क्या होता है, क्लोज होता है. बिल्कुल सिंपल सी पहचान है आपकी, क्योंकि डेफिनेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको क्या है कि अगर आपको बिल्कुल एकदम से 1 सेकंड में अगर आपने पहचाना है, मान लो ये सेंटेंस आ गया, ठीक है, मैं रेंडमली आपसे पूछ रही हूँ, नो वन नोज वाई आपने देखा, बस बिल्कुल आपने कुछ नहीं सोचना, आपने जस्ट क्लोज मार्क कर देना. ठीक है, तो ये तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका रूल हो गया है छोटा सा, जो आपको ध्यान रखना है. अगर आप ये बात याद रखोगे तो बिल्कुल एक भी गलत नहीं होगा, और अगर आप नहीं याद रखोगे तुक्का, तो देखो क्या होता है, मतलब कि वो तो फिर ये है कि ठीक भी हो सकता नहीं भी, है ना. अगर अंदाजे से आप गेस कर रहे हो कि पेपर में ये फ्रेज हो सकता है क्लोज, ऐसे नहीं, आपको पढ़ना ही तो पड़ेगा ही, है ना. ये चीज़ तो याद ही रखनी पड़ेगी, और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है. अब सेकेंड चैप्टर क्या है, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज. ठीक है, अब जिस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज है क्लोज है. ये मैं आई होप पता लग गया होगा कि फ्रेज क्या है कि 1-2 वर्ड्स का ग्रुप होता है, और जो वर्ड्स वट व्हेन वेयर हाउ से शुरू होते हैं, यह सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो हमें मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है. कंप्लीट होगी तो वो सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है, तो क्लोज. तो अब इसमें नाउन फ्रेज आ जाएगा आपके पास, नाउन क्लोज आएगा, आपको ये देखना है. ठीक है, नाउन फ्रेज जैसे नाउन वर्ड से क्लियर, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, किसी भी चीज़ का नेम होता है. तो नाउन ऐसे जब कोई सेंटेंस में वो पार्ट एज ए नाउन काम करे, है ना, तो वो नाउन फ्रेज होगा. लाइक द बॉयज वॉन्ट्स समथिंग. ठीक है, जो बच्चे हैं वो कुछ चाहते हैं ना, तो अगर ये सिंपल बात है, द बॉय वॉन्ट्स समथिंग, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ओके, अब यही अगर बात आ जाए, द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम. ठीक है, बॉय कहीं जान जाते, तो टू गो होम क्या हो जाएगा, आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा. मतलब पूरा आपको बता दिया गया है ना टू गो होम वर्ड से कि भाई कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या चाहता है ना. तो पूरे अगर वो नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा आपका. अगर इसमें भी यही है, नाउन क्लोज की भी पहचान बिल्कुल सिमिलर ही है. अगर वट व्हेन विच से वाई से अगर शुरू है तो आपका वो क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा. बट जैसे जैसे आपके सेंटेंस आगे बढ़ते रहेंगे ना, एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव वर्ब है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लोज, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. बट अगर आप ध्यान से करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अब देखो इस सेंटेंस में ये तो पक्का है कि ये मतलब कि नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज. तो मैं आपको तीनों साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर आपने मतलब इंडिविजुअली वीडियो देखी हुई है तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ. देखो क्विक रीज़न में क्या होता है कि अगर मैं डिटेल से बताने लगी तो वो एक ही चैप्टर पे हमारे 10 मिनट लग जाएंगे. अभी मैंने 10 मिनट में आपको सभी चैप्टर को क्विक रिवाइज करना है, तो ठीक है. तो मैं इसी में आपको ये सोच के बता रही हूँ कि आपने पहले देखा हुआ है, ये सुना हुआ है कि अब क्लोज की तो बात होगी ही नहीं, है ना, जब वट नहीं है, व्हेन है, हु नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है. तो बचे के नाउन फ्रेज होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या एडवर्ब फ्रेज होगा. अब देखो मेन बात क्या है, अब देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो रेस ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब इसी चीज़ में है ना. तो अब ये एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है. रेस तो नाउन नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में है. ये जब नाउन की तरह काम कर रहा होता है तो वो क्या होता है, नाउन फ्रेज हो जाता है. ओके, अगर इसकी कोई खासियत होती है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका
रेस की खासियत होती तो वो आपका रेस लगाना काम होगा ना, तो एडवर्ब फ्रेज हो जाता अगर रेस की खासियत होती तो। लेकिन ये सिंपल एक बात बताई गई कि भाई जो स्लो एंड स्टडी होता है तो वो रेस जीता है ना, नॉर्मल बात है, तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब जो हॉर्सेज है प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल, जो हॉर्सेज है वो प्रेफर करते हैं कहाँ पे रहना, डार्क स्टेबल में रहना। तो अब ऑनेस्टी हॉर्सेज क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेफर क्या है, वर्ब है। अब ये सारा का सारा क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन को प्रेजेंट करना, हॉर्स कहाँ रह रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। टू राइट सच रबिश इज दिस ग्रेसफुल है। अब टू से सेंटेंस स्टार्ट है तो वो आपका नाउन फ्रेज ही होगा। हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग अ हिल, तो इस सेंटेंस में अगर आपने देखना तो क्लाइंबिंग अ हिल हो जाएगा आपका। ठीक है, माई फादर विश टू सी अ प्रिंसिपल, तो टू सी अ प्रिंसिपल से हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपने नाउन फ्रेज को छांटना है। तो अच्छा बच्चे क्या करते हैं कि अंदाजे से लिख देते नाउन फ्रेज, अंडरलाइन नहीं करेगा, तो आपने अंडरलाइन भी सही करना, अंडरलाइन से ही तो पता चलेगा कि आपको नाउन फ्रेज आपको पता है कि कहाँ पे लगेगा। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है, ज़्यादातर सेंटेंसेस की बात करें तो टू से जैसे जो शुरू होता है, जहाँ से वो टू से शुरू है तो वहाँ आपका नाउन फ्रेज होगा। लेकिन अब ये नहीं कि तो सेंटेंस में आईएनजी वाला सेंटेंस में ना, तो आईएनजी भी हो सकता है। थिंकिंग गुड थॉट्स रिजल्ट्स इन गुड एक्शन, इन गुड एक्शन नहीं होगा आपका, थिंकिंग गुड थॉट्स, कि अच्छे अच्छे विचार सोचना ही हमारे का रिजल्ट में क्या होता है कि हम अच्छे काम कर पाएंगे ना। तो अच्छे काम सोचना ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद बात आती है हमारी नाउन क्लोज की। नाउन क्लोज का बिल्कुल सिंपल वही तरीका है आपका कि आपका दैट से अगर शुरू हुए तो क्या हो जाएगा आपका नाउन क्लोज हो जाएगा। जो सेंटेंस जहाँ से भी, या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। कोई ये नहीं कि आपको जो दैट है वो बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट से आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है, दैट का आपका एंड से भी शुरू हो सकता है। तो दैट वाले सेंटेंसेस क्या होंगे आपके, नाउन क्लोज हो जाएंगे। ओके, इसमें तो सिर्फ यही मेन पहचान आपकी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर में देखो क्या आता है, एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव फ्रेज में यही होगा जब नाउन की क्वालिटी को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो दैट इज अ एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, और वही जब हु वट दैट से अगर शुरू हो रहे हैं तो वही सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे बात तो सिंपल ऐसे भी कह सकते हो द मेयर वॉज अ वेल्दी मैन, है ना, लेकिन इसी बात को आपने आपने मतलब कि जो एडजेक्टिव को अगर आपने एडजेक्टिव फ्रेज में बनाना है तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या बनेगा, द मेयर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ठीक है, वेल्दी मैन की जगह यू कैन राइट अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, है ना। द डॉक्टर वॉज अ काइंड मैन, बात तो ये भी हो रही है कि डॉक्टर एक काइंड मैन था, लेकिन आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो द डॉक्टर वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। मतलब कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज यही तो है, एक वर्ड को आप एक्सपैंड करके लिख रहे हो, है ना। बात क्या, काइंड मैन, है ना, काइंड मैन को आप देखो मैन विद अ काइंडली नेचर, है ना, 1 2 3 4 5 वर्ड से आपको लिख रहे हो। तो फ्रेज का मतलब ही यही होता है कि 2 या 3 ग्रुप्स को आप मिला के लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए क्योंकि ये मैन की क्वालिटी को बता रहा है, बाकी तो वैसे तो विद अ काइंडली नेचर क्या है, फ्रेज आ जाएगा वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है, तो अब जैसे दे लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, अब इसी बात को कैसे लिखा होगा, दे लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ अ स्टोन। आई लाइक टू अ स्माइलिंग फेस, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब आपको एक एडजेक्टिव दिया है, अगर पेपर में आता है कि आपने एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज बनाने हैं तो आपको ये सारे सेंटेंसेस पता होने चाहिए, इनको याद ही करना होता है कि वेल्दी है तो ग्रेट वेल्थ लिखते हैं, काइंड है तो विद अ काइंडली नेचर लिखते हैं, स्टोन है तो बिल्ट ऑफ स्टोन लिखेंगे, स्माइलिंग है विद अ स्माइलिंग ऑन इट लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ब्लू फ्रॉक दिया हुआ है तो फ्रॉक ऑफ ब्लू कलर होगा, अ हैवी बैग है तो बैग ऑफ हैवी वेट होगा, अब ब्लैंक पेज है तो अब पेज विद नो राइटिंग ऑन इट होगा, जंगल ट्रैक है तो ट्रैक थ्रू द जंगल होगा, ए ब्लू आइड गर्ल है तो गर्ल विद ब्लू आइज हो जाएगा, इंडियन फ्लैग है तो फ्लैग ऑफ इंडिया हो जाएगा, अब वाइट एलिफेंट है तो एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। तो इस तरीके से आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको, और इसमें जैसे अगर अंडरलाइन करें तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, अंडरलाइन तो बच्चे कर ही लेते हैं वैसे तो। बस ये है कि एडजेक्टिव से अगर आपको एडजेक्टिव फ्रेज में सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं ना तो वो थोड़ा सा आपको ये याद ही करना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्लोज का भी, एडजेक्टिव क्लोज का तो बच्चे क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स, जैसे दैट या हु से है ना, ये दैट से हो गया, फिर सेंटेंस जो ये हु से, ये जो सेंटेंसेस शुरू होंगे वो हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जैसे बहुत फेमस सेंटेंस है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं ना, तो भगवान उन्हीं की हेल्प करता है। तो इसके लिए भगवान की मतलब कि हेल्प के लिए जैसे क्वालिटी बता दी कि जो अपनी हेल्प खुद करते, तो हेल्प तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चे, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लोज का भी यही रहेगा। इसमें आपको ये सेंटेंस ध्यान रखने हैं, जैसे फास्ट है तो विद अ ग्रेट स्पीड आपने लिखना है, रूडली है तो उन्हें रूड मैनर लिखना है, नाउ है तो एट दिस वेरी मोमेंट लिखना है, दिस है तो इन, देन है तो इन दोज डेज लिखना है, एवरीवेयर है तो इन ऑल प्लेसेस लिखना है, डाउन है तो आपने इसमें क्या लिखना है, शी फेल डाउन या शी फेल टू द ग्राउंड, इस तरीके से आपने उसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, ये वाली टेबल भी आपको याद करनी है। इसी टेबल से फिर आपने ये आपको पहचानने हैं, इसमें आपको अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, ये वाले एक्सरसाइज में सेम यही तरीका रहेगा जो इसे हमने याद किया ना, अनदर प्लेस है तो अवे लिख दिया, एट दैट मोमेंट है तो देन लिख दिया, तो वो वर्ड चेंज करके लिखना है आपने। एडवर्ब दिया होगा आपको एग्जाम में, एडवर्ब फ्रेज आपको बनाना है। सिमिलरली आपका एडवर्ब क्लोज का वही रहेगा जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। एक दो सेंटेंस देख लेते हैं जो इसमें से ज़्यादा लगता है कि देखो, एक ये जैसे व्हेन आई वॉज यंगर आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। ठीक है, जब मैं बच्चा था तो मुझे चॉकलेट्स का बहुत शौक था, है ना। तो मतलब कि अब इसमें वर्ब की खासियत है, मतलब कि बचपन की बात की गई ना कि जब मैं यंगर था, है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब क्लोज हो जाएगा आपका। ये जब वर्ब से रिलेटेड कोई बात हो रही हो तो आप एडवर्ब पहचान लेंगे, जब नाउन की क्वालिटी की बात हो रही है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, मच मैनी फ्यूअर लेस, और इसमें आप बिल्कुल ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ा ही ध्यान से अगर आप सुनोगे तो इजीली अभी क्लियर हो जाएगा। मच तो क्या होता है कि आपको जब आपने क्वांटिटी है कोई चीज़, जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो। मैनी कहाँ है, जब आप जिस चीज़ को काउंट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ज़्यादा के लिए लगेगा मच और मैनी दोनों ही। अब मच का क्या हो जाता है आपका, इसका मच का लेस होता है। अगर इसका अपोजिट अगर आप देखोगे, मच ज़्यादा हो जाएगा, कम के लिए हम क्या लगाते हैं, लेस लगाते हैं। और लेस का भी सेम यही रहेगा तरीका कि क्वांटिटी के लिए लगाते हैं। मैनी क्या होता है, नंबर के लिए लगाते हैं, ज़्यादा चीज़ों के लिए। कम के लिए आपने क्या लगाना है, फ्यूवर लगाना है। बस आपने ये ध्यान रखना है, नंबर की बात आए तो मैनी या फ्यूवर आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आपको क्वांटिटी की बात आ रही है तो मच और लेस आपके माइंड में आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मच और इसमें यही बात ध्यान रखनी है बस, वो तो इसके अलावा कुछ है नहीं है इसमें। पूरे चैप्टर में यही कहानी है भाई, ये इससे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम करेंगे। तो अब हमारा क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना किसी चीज़ को, और प्रोनाउन आपको पता ही है, नाउन की प्लेस पे जो वर्ड यूज़ होते हैं ना। तो आपके पास इसी चैप्टर में वैसे प्रोनाउन तो दुनिया भर के होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब जैसे इसमें मेन क्या आता है, ईच है, इधर है, निदर है ना। तो ईच क्या होता है, सभी दो या दो से ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं, और एवरी दो से ज़्यादा के लिए लगाना। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ईच और एवरी का जो कॉन्सेप्ट होता है। ईच मतलब हर बच्चा, है ना, और एवरी मतलब दो से ज़्यादा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है तभी दो वर्ड बने हैं, नहीं तो एक ही वर्ड से काम चल जाता ना। जब दो पर्सन भी इंक्लूड हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी है तो ईच, और दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो एवरी हो जाता है। इधर का मतलब क्या, तो दो में से कोई एक, नीदर मतलब दो में से कोई भी एक नहीं। ठीक है, फिर इसी तरीके से एनी, नो, वन, नन, ये भी हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ही आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ईच अदर और वन एन अदर, ये दो ही कंसेप्ट होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। अगर बात आती है तो ईच अदर क्या होता है, दो के बीच में, जैसे मेरे और आपके बीच में ना, और हम दोनों से ज़्यादा के बीच की बात हो तो वो क्या हो जाएगा, वन एन अदर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें तो आपको यही ध्यान रखना है। और ये जैसे ये कुछ अपने कंजक्शन में भी आता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाला, तो सेंटेंस में अगर और दिया हो तो इधर ही लगेगा, नोर दिया तो नीदर लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। जब सभी की बात हो रही है तो ईच ऑफ, इधर ऑफ भी आ जाता है। समटाइम्स बच्चे कहते हैं मैम ऑफ के साथ इधर लगता है, हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद ही हमारी एक एक्सरसाइज दी गई। ये रिवीजन जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, इसको करने का बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन तब होता है जब आपको ये सारे रूल पहले से पता हो, फिर उसके बाद अब करना चाहिए आपको। कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी है, आप 5th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो। तो कंजक्शन में बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो ये मेन से बता देती हूँ मैं आपको रूल है, अनलेस जब सेंटेंस में कोई कंडीशन हो तो आप इफ़ यूज़ करेंगे या फिर अनलेस यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ के साथ हमेशा आपका देन, जैसे THEN वाला देन होता है ना, THEN भी होता है, THEN भी होता है, तो THEN है तो आपका इफ़ लग जाएगा। अनलेस के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इफ़ के साथ हमेशा मतलब इफ़ कैन बी फॉलोड बाय नॉट,
इफ़ के साथ लग सकता है, अनलेस के साथ नहीं लगेगा, ये बात बताई गई है और यही आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। टिल अनटिल टाइम के लिए होता है कि जैसे मैं कह दूँ यू कैन वेट टिल 9 o'clock कि तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो 9 o'clock तक, तो टिल कंडीशन के अप टू द टाइम के लिए अगर आप बता देते हैं, ठीक है। एज सो लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है टाइम के लिए लगता है कि जब तक की सेंस जाती है, बिकॉज और सो दैट जब भी आपने कोई रीज़न देना होता है, सो दैट आपका कंक्लूजन आ रहा होता है, ठीक है। सिंस आपका क्या होता है, जब कोई फिक्स टाइम होता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं, बिफोर पहले के लिए लगाते हैं, इफ़ कंडीशन के लिए लगाते हैं, अनटिल टाइम के लिए लगाते हैं, अनलेस फिर कंडीशन के लिए लगाते हैं। वाइल का मतलब क्या होता है, जब दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं तब लगाते हैं। व्हेन मतलब कब की सेंस में जाता है, ठीक है। दैट कोई रीज़न बताने के लिए, कोई रिजल्ट बताने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। लेस और शुड का तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई। शुड अगर हो तो सेंटेंस में लेस लगता है, लेस है तो शुड लगता है, ठीक है। इन दोनों का आपस के बिना कोई वो नहीं है भाई, साथ में लगते हैं ये। अच्छा, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब रादर होता है तो रादर के साथ हमेशा देन लगता है, ठीक है। ये जो याद करने वाली चीज़ें वो सभी को याद ही करनी पड़ती हैं और आप भी कर लेना। फिर इसके बाद हमारा ये इसमें यही रहेगा आपका। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे वॉक स्लोली, धीरे चलो नहीं तो तुम थक जाओगे, है ना। ऐसा ना हो कि तुम थक जाओगे। लेस की हिंदी क्या होती है, ऐसा ना हो कि, ये वाली जाती है। आई नो वाई ही इज़ गेटिंग एंग्री, मुझे पता है कि वो क्यों नाराज़ है ना, तो क्यों रीज़न है तो वाई लग जाएगा। आई ऑनर हिम इज़ अ ब्रेव मैन, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका मतलब कि रिस्पेक्ट करता ही होता है, ऑनर मतलब कि क्योंकि वो ब्रेव मैन है तो बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी सेंस बनानी है। फिर ये आपका कंजक्शन हो गया। कंजक्शन भी बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। तो लास्ट आपका मेरे ख्याल से सिलेबस में आपके पर मॉडल ऑक्सिलरी तक ही आई थिंक। मॉडल भी बोल सकते हो आप, इसका मोडाल भी बोल सकते हो समटाइम्स। नहीं, आपका एक चैप्टर है जीरंड और पार्टिसिपल है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जब भी टू होता है तो ओट होगा हमेशा। जब भी एडवाइस की बात हो, नैतिक कर्तव्य की बात हो तो ओट टू या शुड लगते हैं। यूज टू क्या होता है, जब भी आपने कोई पास की हैबिट बतानी है तो यूज टू लगता है। डेयर जब कोई अपने साहस करना होता है। नीड आपका जब आपको कोई ज़रूरत होती है ना। मस्ट क्या होता है, जब कोई काम कंपल्शन होता है। हैव टू भी आपका कोई पॉजिटिव कमांड के लिए आपके दोनों वर्ड लगेंगे, मस्ट और हैव टू। ओके। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ नीड के साथ क्या होगा, नीड ही होगा, कभी नीड्स नहीं होता। वैसे हम क्या करते हैं थर्ड पर्सन के साथ एस लगा देते हैं ना, लेकिन नीड्स नहीं होता है कभी भी, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव कमांड अगर आपने देनी है मस्ट हैव टू लगाना है, लेकिन नेगेटिव कमांड देनी है आपने नीड नॉट लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव सेंस में अगर मैं बोला तो नीड नॉट, तो मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट वरी, मतलब आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से है। नेगेटिव अगर मस्ट की बात करें तो मस्ट नॉट नहीं होता है। जब भी आप कोई बात करो ना कि ये काम नहीं करना चाहिए, ज़रूर नहीं करना चाहिए, तो नीड नोट से हम बताते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। मस्ट और हैव टू का जो पास फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड टू होती है, ठीक है। अपोजिट की अगर बात करें तो मस्ट का नीड नोट टू होता है, नीड नोट होता है। लेकिन मस्ट का अगर पास फॉर्म करें तो वो हैव टू या हैड टू होता है, ठीक है। मस्ट नोट का आपका क्या हो जाएगा, एम आर नोट टू का मतलब क्या हो जाएगा, वाज वर नोट टू हो जाएगा। नीड नोट का पास फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा अच्छा है मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका। बाकी आपका ये सारा सिमिलर ही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब बात करते हैं जीरंड और पार्टिसिपल की, ठीक है। जीरंड क्या होता है बच्चे, जब वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगता है। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जहाँ आपका टू इन्फिनिटिव आप यूज़ करते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो दैट मीन्स अ पार्टिसिपल, ठीक है। तो जीरंड क्या होता है, जब आपका नाउन या वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा आपका आईएनजी ही लगता है। जैसे मैं कह दूँ स्विमिंग इम्प्रूव्स योर हेल्थ, तो ये वर्ड भाई क्या है, स्विमिंग। स्विमिंग आपका क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो स्विमिंग में ही आपका शुरू में ही स्विम वर्ड में आईएनजी लग गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड आपका मतलब कि एज ए नाउन ही काम कर रहा है। तो मतलब जो जेरंड होता है वैसे नाउन ही काम करता है, ये एज ए वर्ब ही काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो इन्फिनिटिव होता है हमारा वो इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव होता है, तो ये कुछ वर्ब्स दी गई हैं, उन वर्ब्स को याद ही रखनी होती है कि इनके साथ टू लगेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ जीरंड ही लगेगा, इसमें तो आप ये वर्ड ही याद कर लोगे तो वो भी सफिशियंट है। पार्टिसिपल वाला आपका थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप। पार्टिसिपल में क्या होता है, जीरंड में तो क्या होता है बच्चे, नाउन और वर्ब की क्वालिटी होती है, ठीक है। पार्टिसिपल में क्या होता है कि पार्टिसिपल ऐसे एडजेक्टिव काम करता है, ऐसे वर्ब की तरह काम करता है। जब भी किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है पार्टिसिपल होता है। अब ये भी 3 टाइप्स के होते हैं,
प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको सिंपल ही पार्टिसिपल बताना है कि सिंपल अगर कोई भी टाइम डिनोट किया गया है पार्टिसिपल का तो सिंपल फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर कोई पार्टिसिपल कोई काम पहले हो गया ना, पहले कोई काम हो गया, जैसे डॉक्टर पे जाने से पहले डॉक्टर ही चला गया ना, बहुत ही पुराना एक फेमस सा सेंटेंस है, तो आपने उसके पहले वाले सेंटेंस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं वो पैसिव सेंस होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही चलता है। तो ये बहुत ही इन शॉर्ट में है, बिल्कुल ही मतलब ये है कि बहुत कम टाइम में बताई है मैंने चीज़ें, थोड़ी स्पीडली भी बताई हैं ताकि 20 मिनट में कवर हो जाए। अब ये देखो इतने सारे चैप्टर हैं, ठीक है, अगर मैं 10-10 मिनट भी पढ़ाऊँ तो तब भी ये कम से कम 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाए। ये सारे 8 चैप्टर कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये वीडियो सुनने के बाद कि मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये वीडियो आपको इस तरीके से बेनिफिशियल होगी और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद भी करनी है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।